हेलो गाइस, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम एक ऐसे स्वर्णिम काल की चर्चा करेंगे जो न केवल तमिलनाडु के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये काल है संगम काल। तो जो संगम शब्द है यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत, ठीक है, और इसका अर्थ है मिलन। अब इसमें किस चीज का मिलन है? देखिए, इसमें तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कृष्णा नदी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में एक प्रदेश आता है जिसका नाम है तमिलकम प्रदेश। तमिलकम प्रदेश। तो तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों और तमिल विद्वानों का मिलन हुआ और इस मिलन के दौरान जब दो चीजें मिलती हैं तो एक नई चीज बन जाती है, ठीक। ना केवल यह है तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन था बल्कि ये उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का भी मिलन था। इस मिलन के दौरान जो है एक नई संस्कृति का जन्म हुआ और जिसे हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। और इसके दौरान जो है, जो संगम साहित्य के दौरान जो है, मतलब इन दोनों के मेल से, ठीक है, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं संगम साहित्य, ठीक है। और संगम साहित्य से हमें जो है 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है और वह 3 राज्य कौन कौन से थे? पांड्य, चोल और चेर राज्य, राज्य। ये 3 राज्य हैं जिनके बारे में हमें इस संस्कृति में पता लगता है, यानी कि जो संगम साहित्य है उससे हमें पांड्य, चोल और चेर राज्य जो हैं इनके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो संगम वर्ड है इसका, ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मिलन, ठीक है। एक नदी है कृष्णा नदी और दूसरी नदी है तुंगभद्रा नदी। इन दोनों नदियों के बीच में एक प्रदेश आता है जिसका नाम है तमिलकम प्रदेश, ठीक है। तो इसके दौरान जो है इसमें तमिल कवि और तमिल जो विद्वान हैं उनका मिलन हुआ और साथ ही जो है सिर्फ तमिल कवि और तमिल विद्वानों का ही मिलन नहीं था बल्कि जो है उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का भी मिलन था। और जब ये दोनों चीजें मिली तो उससे एक नया जो है नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और इस साहित्य से हमें 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वह 3 राज्य कौन कौन से थे? पांड्य, चोल और चेर राज्य, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो संगम साहित्य से हमें ये भी पता चलता है कि जो आर्य सभ्यता के लोग थे उनके तत्वों का प्रसार किसने किया था? ऋषि अगस्त्य ने। आर्य तत्वों का प्रसार किसने किया था? ऋषि अगस्त्य, ठीक है, ठीक है। संगम कवियों ने तीनों राज्यों, यानी कि ये जो 3 राज्य हैं, ठीक है, तो यानी कि संगम कवि के दौरान, यानी कि जब तमिल कवि और तमिल विद्वानों का मिलन हुआ, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, ये जो 3 राज्य हैं पांड्य, चोल और चेर राज्य, इनका जो उल्लेख है, यानी कि ये कितने प्राचीन थे, कितने पुराने थे, इस चीज का वर्णन जो है महाभारत के युद्ध में किया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं संगम काल के कुछ कबीलों के नाम और उनके आराध्य देव, मतलब जिसकी वे पूजा करते थे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है कुरावा। कुरावा, और जो कुरावा कबीले के लोग थे उनका आराध्य देव यानी जिसकी वे पूजा करते थे उसका नाम क्या था? सेमोन। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर पे आता है मिनावर। मिनावर, और इनके आराध्य देव कौन से थे? वरुणन। वरुणन, ठीक है। नेक्स्ट है वेलाल। वेलाल, जिसके आराध्य देव थे वेंदन।
अयर मेओन। ठीक है। 5th नंबर पे है मरावर, कौरवाई, कौरवाई। ठीक है। ये थे संगम काल के कुछ कबीलों के नाम और उनके आराध्य देव जिनकी वह पूजा करते थे। कुरावा कबीले के जो लोग थे वह सेमोन देवता जो था उनका उनकी पूजा करते थे। ठीक है। जो मिरावर कबीले के लोग थे वह वरुणन की पूजा करते थे। वेलाल कबीले के जो लोग थे वो वेंदन की पूजा करते थे। अय्यर कबीले के जो लोग थे वे म्योन की पूजा करते थे और मरावर कबीले के जो लोग थे वह कौरवाई की पूजा करते थे। जिसे हिंदू धर्म में भी कई लोग शिवजी भगवान को मानते हैं, कहीं विष्णु को मानते हैं। ठीक है। कोई कृष्ण को मानते हैं। इस प्रकार से मतलब वह जो कबीले के लोग थे संगम काल के टाइम में वो भी जो है अलग अलग अपने देवी देवता को मानते थे। ठीक है। और जिस जिस देवता को वह मानते थे उसका वर्णन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो संगम साहित्य है उसमें हमें जो है 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कि चेर, चोल और पांडे। ठीक है। तो जो चेर राज्य है उसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उदयनजेराल, उसके बाद है नेदुनजेराल आदन, शेनकुटवन और आदिंग इमान। इसी प्रकार से जो है चोल शासक हैं, ठीक है, वो है करिकाल, कोचिगनान, पेरुनरकिल्ली, कोपेरुलोलन, एलारा। इसी प्रकार से जो पांडे शासक हैं वे कौन कौन से हैं? नेडियान पालशल्य, मुदुकुदुम्मी पालशल्य और नेडुजेलियन। ठीक है। तो ये शासकों के नाम है। ये है चेर जो ये है चेर राज्यों के शासक, ये है चोल राज्यों के शासक और ये है पांडे राज्यों के शासक। ठीक है। तो चलिए आगे हम जो है चेर शासकों के बारे में पढ़ेंगे और जो अलग अलग शासक है चेर राज्यों के जो शासक हैं, ठीक है, उनके जो अलग अलग शासक थे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए और कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। ठीक है। इन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चोल शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि जो चोल शासक थे, ठीक है, इन्होंने अपने शासनकाल के समय में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कौन सी उपाधि धारण की, क्या क्या कार्य किए। उसके बाद हम पांड्य जो शासक है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चेर शासकों के बारे में। तो ये जो है चेर राज्य हैं। ठीक है। सबसे पहले उदयनजेराल, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेदुनजेराल आदन, शेनकुटवन और आदिग इमान। जैसे जैसे ये गद्दी पे बैठे उस अकॉर्डिंग जो है सेटलमेंट्स की गई है। तो ये है चेर राज्य। ठीक है। चेर राज्य में सबसे पहले गद्दी पे बैठा था उदयनजेराल। चेर राज्य में सबसे पहला शासक था उदयनजेराल। तो उदयनजेराल ने जो है अपने शासन समय में माना जाता है, जो संगम साहित्य है उसमें बताया गया है कि जो उदयनजेराल है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक थे उनको भोजन करवाया था। किसने? उदयनजेराल ने। इसीलिए जो उदयनजेराल है उसे भोजन कराने वाले उदयनजेराल की उपाधि भी जो है मिली हुई है। ठीक है। भोजन कराने वाले, भोजन कराने वाले उदयन जेराल, ये इनकी उपाधि है। और ये क्यों मिली है? क्योंकि इन्होंने महाभारत के युद्ध में सैनिकों को भोजन करवाया था। ठीक है। उसके बाद जो है इनका जो शासन टाइम है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 130 ईस्वी। अब बात करते हैं नेदुनजेराल आदन की। नेदुनजेराल आदन जो है इन्होंने, इनकी जो राजधानी है वो है मरंदा। इनकी राजधानी कौन सी है? मरंदा। ठीक है। इसमें इस चैप्टर में आपको थोड़े से ना संस्कृत टाइप जो वर्ड हैं वो मिलेंगे। ठीक है। तो मतलब शुरू शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगी उनको लर्न करना, लेकिन होली होली आपको आदत बन जाएगी। ठीक है। तो मतलब जो है इस टॉपिक में जो है इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में ही जो है संस्कृत जो है भाषा, उस पे भाषा जो है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो जो नेदुनजेराल आदन है, उदयनजेराल के पश्चात जो है गद्दी पर नेदुनजेराल आदन बैठा। नेदुनजेराल आदन जो है उसकी राजधानी थी मरंदा। ठीक है। और इन्होंने अपने शासन काल में जो है 7 राजाओं को पराजित किया। 7 राजाओं को पराजित किया।
इन्होंने अपने शासन टाइम में इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध किए, जिसके कारण जो है इनके जीवन का ज़्यादातर जो हिस्सा है, ज़्यादातर जो टाइम पीरियड है वो सैनिकों के शिविरों में ही व्यतीत हुआ। ठीक है? सैनिकों के शिविरों में इन्होंने ज़्यादातर अपने जीवन का हिस्सा है वो व्यतीत किया। इसके अलावा इन्हें आदम, इम, यव, रंबन या जिसकी सीमा हिमालय तक हो भी कहा जाता है। ठीक है? इन्होंने अपने शासनकाल में जो है अपने समकालीन जो चोल शासक थे उनके साथ युद्ध किया, और जिसमें ये जो नेदुन जेराल आदन है, ठीक है, और जिसमें नेदुन जेराल आदन और जो चोल शासक था इन दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात इन दोनों की जो पत्नी थी उन्होंने सती प्रथा का पालन किया। ठीक है? सती प्रथा। तो जो नेदुन जेराल आदन है इसके दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था चेर कलंगै और दूसरे पुत्र का नाम था शेन गुटवन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? जो शेन गुटवन थे, ठीक है, उनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। शेन गुटवन जो थे, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, वो था 180 ईसा। इन्हें लाल चेर भी कहा जाता था, लाल चेर। ठीक है? यह वीर और साहसी योद्धा थे। यह वीर और साहसी योद्धा थे। साथ में ही इनके समय में जो है तमिल प्रदेश में एक प्रथा शुरू हुई, उस प्रथा को कहते थे आदर्श पत्नी की प्रथा। तो इनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। ठीक है? आदर्श पत्नी की जो प्रथा थी उस समय में प्रचलित थी। इन्हें घुड़सवारी ठीक है, हाथी की सवारी और दुर्ग का अर्थ होता है किला। ठीक है? किले की घेराबंदी करने में भी यह एक्सपर्ट थे। ठीक है? इन्होंने जो है एक शक्तिशाली जल बेड़ा तैयार किया था, जिससे वह अपने जो दुश्मन थे उन पर विजय प्राप्त करते थे। ठीक है? उनको हराते थे। शक्तिशाली जल बेड़ा इन्होंने तैयार किया। ठीक है? अब बात करते हैं अदिंग ईमान की। शेन गुटवन के पश्चात जो है अदिंग ईमान जो है गद्दी पे बैठे। इन्होंने क्या है दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू करवाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है? सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं। उदयन जेराल है,
उस माना जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने सैनिकों को भोजन करवाया था, इसीलिए उन्हें भोजन कराने वाले उदयनजिराल की उपाधि जो है दी गई है। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 130 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है नेदुनजिराल गद्दी पे बैठे, उनकी राजधानी थी मरंदा। इन्होंने 7 राजाओं को पराजित किया और सैनिकों के शिविरों में, मतलब इनका जो युद्ध में इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे युद्ध किए, इसीलिए इनका ज्यादातर जो जीवन का समय था वह सैनिकों के शिविरों में व्यतीत हुआ। ठीक है, इन्हें आदम एवयम्बरन या जिसकी सीमा हिमालय तक हो भी कहा जाता है। इन्होंने जो है, ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने हिमालय पर जाकर जो है चेर राज्य का जो चिन्ह है, जिस धनुष, उसे अंकित किया था, लेकिन ये कपोलकल्पित माना था, मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो है चोल शासक से युद्ध किया और जिसमें चेर राज्य और जो चोल शासक है दोनों की मृत्यु होगी, जिससे इन दोनों की पत्नियों ने सती प्रथा की जो है प्रथा निभाई, सती प्रथा की रस्म की। और इनके 2 पुत्र थे, एक पहले का नाम था शेर कलंगा, दूसरे का नाम था शेन गुटवन। जो शेन गुटवन थे उनके बाद नेदुनजिराल के बाद गद्दी पे बैठे, इन्होंने 180 ईस्वी में राज्य किया। और लाल चेर, मतलब इनका जो टाइम पीरियड था 180 ईस्वी था। ठीक है, इन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। ये वीर और साहसी योद्धा भी थे। इनकी पत्नी जो थी, उस टाइम में तमिल जो प्रदेश था उसमें जो है आदर्श पत्नी की प्रथा प्रचली थी, इसीलिए इनकी पत्नी ने युद्ध में भी भाग लिया। घुड़सवारी, एक अच्छे घुड़सवार थे, हाथी की सवारी करने में भी बहुत एक्सपर्ट थे और साथ ही इन्होंने जो दुर्ग की यानी किले की जो घेराबंदी है उस इस काम में भी ये बहुत ज्यादा तजुर्बेकार थे। ठीक है, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में एक शक्तिशाली जलबेड़ा तैयार करवाया जिससे ये अपने दुश्मनों को हराते थे, पराजित करते थे और उन पर विजय प्राप्त करते थे। इनके बाद गद्दी पे बैठे आदिंग ईमान। जो आदिंग ईमान थे, दक्षिण में इन्हें गन्ने की खेती शुरू करवाने का जो है श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चेर राज्य के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चोल शासकों के बारे में। तो जो चोल शासक है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित था और पेन्नार तथा बेल्लारू 2 नदियां थी, पेन्नार तथा बेल्लारू। ठीक है, ये 2 नदियां थी जिनके बीच में एक राज्य स्थित था जिसका नाम था तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, जिसमें ये चोल जो है राज्य स्थित था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं करिकाल की। तो जो करिकाल था, इसे जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता है, जले हुए पैरों वाला। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 190 ईसा। इसके समय में जो है व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि का विकास हुआ। इसने 11 राजाओं को पराजित किया, 11 राजाओं के समूह को पराजित किया। पराजित किया। इसके समय में कावेरी पत्तनम उद्योग और व्यापार का केंद्र बन गया। व्यापार का केंद्र बन गया। इसने तंजौर के वेणी नामक स्थान पर विजय प्राप्त की, जिससे इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसने चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया। इसने तालाबों की खुदाई करवाई।
जंगलों की कटाई करवाई, और उनके स्थान पर कृषि की। जंगलों की कटाई की और उनके स्थान में कृषि का काम जो है वह शुरू किया। इसने कई वैदिक यज्ञ भी किए। इसे 7 स्वरों का ज्ञाता भी कहा जाता है। 7 स्वरों का ज्ञाता, ठीक है। और इसने अपने समकालीन शासक तोंडैमान, इलंदी रमन को पराजित किया। ठीक है। अब बात करते हैं पेरूनर किले की। पेरूनर किले जो है इसने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। ठीक है। और जो शेगनान है, शेगनान, इसने अपने संपूर्ण राज्य में शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। और ये भी माना जाता है कि ये अपने पूर्व जन्म में मकड़ा था। मकड़ी के बारे में तो सुना होगा, अब मकड़े का आप देख लो। ठीक है। ठीक है। तो करिकाल जो है, चोल शासक जो है, पेन्नार और बेल्लारू नदी थी, दोनों नदियों के बीच में एक राज्य था जिसका नाम था तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु जो था उसमें ही चोल शासक निवास करते थे। ठीक है। जो चोल शासक थे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले करिकाल के बारे में। करिकाल को जले हुए पैरों वाला भी कहा गया है। इसका टाइम पीरियड था 190 ईसा। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और कृषि का उनके टाइम में बहुत ज्यादा विकास हुआ। इन्होंने 11 राजाओं के समूह को पराजित किया। कावेरी पट्टनम उद्योग और व्यापार का इनके समय में जो है केंद्र बन गया। ठीक है। इनके समय में जो कावेरी पट्टनम है वो उद्योग और व्यापार का मेन स्थल बन गया, केंद्र बन गया। इन्होंने तंजौर के वेणी नामक स्थान पर जो है विजय प्राप्त की थी, जिससे इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इन्होंने चेर और पांड्य शासकों को भी पराजित किया। तालाबों की खुदाई करवाई, जंगलों की कटाई की और वहां पर कृषि का कार्य शुरू करवाया। इन्होंने वैदिक यज्ञ भी किए। 7 स्वरों का इन्हें ज्ञाता भी कहा जाता है। माना जाता है कि इन्हें संगीत के जो 7 स्वर थे, ठीक है, उनकी भी बहुत ज्यादा पूर्ण जानकारी थी। और इन्होंने अपने समकालीन शासक तोंडैमान इलंदी रमन को पराजित भी किया था। अब बात करते हैं पेरूनर किले की। जो पेरूनर किले था इसने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। ठीक है। अब बात करते हैं शेगनान की। जो शेगनान था इसने अपने संपूर्ण राज्य में शैव मंदिरों का निर्माण कराया। यानी कि इसने अपने पूरे राज्य में जो है शिवजी के मंदिरों का निर्माण करवाया। और ये भी माना जाता है कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था। ठीक है। तो जो पांड्य राज्य हैं उनमें जो है नेडियान, मधुकुदुमी, पालशल्य और नेडुजेलियन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेडियान के बारे में। इसने अपने शासन काल के समय में एक नदी बनवाई थी जिसका नाम था पहरुली नदी। और इसके शासनकाल में एक नई प्रथा शुरू हुई थी समुद्र की पूजा करने की। ठीक है। लेकिन फिर भी जो नेडियन जो शासक है पांड्य राज्यों का, ठीक है, इसे जो है पांड्य राज्यों का असल संस्थापक नहीं माना जाता। ठीक है। मनगढ़ंत माना जाता है। तो जो मुदुकुदुमी पालशल्य है इसे जो है पांड्य राज्यों का जो है ऐतिहासिक राजा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी कविताओं में इसके नाम का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। तो इसे प्रथम पांड्य ऐतिहासिक राजा इसे माना जाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो कविताएं हैं
उसमें इसके नाम का जिक्र है। युद्ध में जिन राजों को ये पराजित करता था उनके लिए यह क्या है, कठोर नीति अपनाता था, बहुत कठोर नीति अपनाता था। इसकी एक उपाधि थी जिसका नाम था पलशालय। पलशालय जिसका अर्थ था अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला। अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला। ठीक है, ये इसकी उपाधि थी। इसका शासनकाल है 210 ईसा। इसने किसानों और व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया। ठीक है, और इसने सेना का गठन भी किया। त्रलैयागानम। ठीक है, त्रलैयागानम नाम का एक युद्ध किया जिसमें इसे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली और इसकी जो ख्याति थी, इसकी जो प्रसिद्धि थी वह दूर दूर तक फैल गई। ठीक है, इस प्रकार से हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो पांड्य शासक थे उनके जो 3 शासकों के नाम है नेडियान, मुदुकुदुमी पालशल्ला और नेडुजेलियन। तो नेडियान जो है इन्होंने अपने शासन काल में जो है पहरुली नदी बनवाई थी और समुद्र की जो पूजा है इसी एक नई प्रथा चलवाई थी। ठीक है, जो नेडियान था मतलब इन्हें एक मतलब माना जाता है कि जो नेडियान है, ठीक है, नाम का कोई शासक नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए जो है मुदुकुदुमी पालशल्ला को मतलब प्रथम ऐतिहासिक पांड्य राजा जो है माना जाता है, क्योंकि जो है बहुत सारी कविताओं में मुदुकुदुमी पालशल्ले के नाम का जिक्र है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पांड्य राज्यों के जो ऐतिहासिक राजा है पहला, वो मुदुकुदुमी पालशल्ला को ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बात का सबूत हमें मिलता है क्योंकि बहुत सारी कविताओं में उनके नाम का जिक्र है। यह क्या करते थे, बहुत कठोर नीति अपनाते थे। जो मतलब युद्ध में हारे हुए जो राजा होते थे उनके लिए बहुत ज्यादा सख्त नीति अपनाते थे। ठीक है, साथ में इनकी एक उपाधि थी जिसका नाम था पलशालय। इसका अर्थ होता था अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला, जो जिसमें यज्ञ करते हैं ना। ठीक है, वो जो यज्ञ करने की इस प्रकार से जो यज्ञ करने का हवन कुंड होता है, ठीक है, वो बनवाने वाला उसे यज्ञशालाएं कहते हैं। तो यज्ञशालाएं बनवाने वाला भी इसे कहा जाता है, ये इसकी उपाधि है पलशालय। ठीक है, उसके बाद है नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन जो है इसका टाइम पीरियड है 210 ईस्वी। इसने अपने टाइम पीरियड में किसानों और व्यापारियों के हितों के लिए जो है बहुत सारे काम किए। इसने सेना का गठन किया और त्रलैयागानम युद्ध में इसे बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं संगम युग के प्रशासन के बारे में। प्रशासन उस समय में संगम साहित्य में जो है 2 तरह का प्रशासन चलता था, एक था गणतंत्रात्मक, एक था राजतंत्रात्मक। ठीक है, पंजाब, राजस्थान में मालव, योधे, अर्जुनायन और कुनिंद यहां पर चलता था गणतंत्रात्मक। ठीक है, 2 तरह के शासन चलते थे, एक तो गणतंत्र और दूसरा था राजतंत्र। तो यानी कि पंजाब राजस्थान में जो मालव है, योधे, अर्जुनायन, कुनिंद,
इन राज्यों में चलते थे गणतंत्रात्मक। तो यहाँ पर जो है गणतंत्रात्मक शासन चलता था। दूसरी तरफ जो है चेर, चोल, पांडे, सातवाहन, हिंद यूनानी, शक और कुषाण। तो यहां पर चलता था राजतंत्र। तो जो गणतंत्र थे, गणतंत्र, ठीक है, इनमें जो है इनकी शासन की विशेषता थी सिक्के चलाना, अपने सिक्के चलाना। ठीक है, इनकी विशेषता क्या थी? अपने सिक्के चलाना। दूसरी तरफ जहां राजतंत्र था वहां पर एक नई प्रथा शुरू हुई थी जिसका नाम था यौवराज्य। ठीक है, जहां पर जो राजा के बच्चे थे, ठीक है, उनके बाद उनको गद्दी मिलती थी। ठीक है, तो उसे कहते थे यौवराज्य। अलग अलग राजा का नाम और उनके सभापति कौन कौन थे। ठीक है, एक तरफ हमने राजा का नाम लिख लिया, दूसरे पास से उनके कौन कौन से सभापति थे। सबसे पहले है मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, दूत और उनके जो सभापति कौन कौन से। सबसे पहले है मंत्री। मंत्री का सभापति कौन था? अभियचार। ठीक है, पुरोहित का मंत्री सभापति कौन था? पुरोहितार। सेना नायक का सभापति कौन था? सेनापति यार। दूत का जो है सभापति था दुतार और गुप्तचर का सभापति था उर्रार। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ये है राजा और उनके सभापति। जो मंत्री था उसका सभापति होता था अभियचार। जो पुरोहित था उसके सभापति को कहते थे पुरोहितार। जो सेना नायक था उसके सेना सभापति को कहते थे सेनापति यार। जो दूत था उसके जो सभापति था उसको कहते थे दुतार। जो गुप्तचर था उसका जो सभापति था उसे कहते थे ओर्रार। ठीक है, यहां पर मैं लिखती हूं गांव का विभाजन कैसे किया गया था। उस समय में गांव का विभाजन कैसे किया गया। ठीक है, पेरूर, सिरायूर, मुंडूर और अवय। पेरूर किसे कहा जाता था? बड़ा गांव, छोटा गांव, ठीक है, पुराना गांव, छोटे गांव की सभा। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर इसमें संस्कृत, जैसे संस्कृत के वर्ड्स होते हैं ना, इसमें ज्यादातर उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो जो गांव का विभाजन था वह किया गया था। पेरूर का अर्थ होता है बड़ा गांव, यानी कि एक संस्कृत टाइप लैंग्वेज है ये। ठीक है, इसमें जो है गांव का विभाजन किया गया था, यानी बड़ा गांव के आधार पे। बड़ा गांव को क्या कहते थे? पेरूर। जो छोटा गांव था उसे कहते थे सिरायूर। पुराने गांव को कहते थे मुद्दूर और छोटे गांव की जो सभा होती थी यानी मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, उसे कहते थे अवय। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं संगम साम्राज्य की प्रमुख इकाइयों के बारे में। यहाँ पे मैं संगम साम्राज्य के बारे में लिखूंगी और यहाँ पे इकाइयों के बारे में लिखूंगी। तो ठीक है, फर्स्ट है
मंडलम, नाडु, उर, पट्टिनम, पक्कम, तेरू, सालेम, पेडियम, पेडियल, ठीक है। ये तो होते हैं संगम साम्राज्य। अब इनकी प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो मंडलम है, इसकी प्रमुख इकाई कौन सी है? संपूर्ण राज्य क्षेत्र, नाडु का है प्रांत, उर का है गांव, तटीय शहर, पड़ोसी क्षेत्र, गांव की मुख्य गली, मुख्य सड़क, सार्वजनिक स्थल, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं कि जो संगम साम्राज्य है, इसकी प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी है। संगम साम्राज्य यानी कि जो मंडलम है, इसकी प्रमुख इकाई है संपूर्ण राज्य क्षेत्र। नाडु जो संगम साम्राज्य है, इसकी प्रमुख इकाई है प्रांत। उर जो है, इसकी प्रमुख इकाई है गांव। पट्टिनम जो है, इसकी प्रमुख इकाई है तटीय शहर यानी कि जो किनारा, समुद्र के किनारे के जो शहर होते हैं। पक्कम जो है, इसकी प्रमुख इकाई है पड़ोसी क्षेत्र। तेरू जो है, इसकी प्रमुख इकाई है गांव की मुख्य गली। साला जो है, इसकी प्रमुख इकाई है मुख्य सड़क। और जो पेंडियल है, इसकी प्रमुख इकाई है सार्वजनिक स्थल, ठीक है।